इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने कल डिस्कस किया था क्या, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर क्या है? डिवाइस है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which store electrical energy and its capacity increases without change of its shape and size। इसकी कैपेसिटी को बिना शेप साइज चेंज किए आप इंक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसे डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी जो मटेरियल की होती है इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर में पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए दिया गया चार्ज, उसका कैपेसिटेंस होता है। पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देते हैं वो C इक्वल टू Q हो जाता है यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट रखते हैं। वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये हम आज फाइंड करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 प्लेट कंसीडर करेंगे। Consider 2 parallel plate A and B, 2 parallel plate A and B which are separated by a distance स्मॉल d, जिसे हम स्मॉल d डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल d होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने 2 पैरेलल प्लेट कंसीडर किया A एंड B। डिस्टेंस d स्मॉल d। Consider 2 parallel plate A and B which are separated by a distance small d। ठीक है, अब between plate A and B either air or dielectric medium filled। ठीक है, between plate A and B either air or dielectric medium filled। Between plate A and B either air or dielectric medium filled। ठीक है, प्लेट A और B के बीच में या तो एयर तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड होगा। ठीक है, अब प्लेट A को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और प्लेट B पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ये आपको पता है। द प्लस Q चार्ज गिवन टू प्लेट A and minus Q charge
induced at plate B। लिख लिया। अब हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले प्लेट ए बनाएंगे, दूसरा प्लेट बी बनाएंगे। ठीक है। प्लेट ए और बी के बीच में कितना गैप है? स्मॉल डी। कितना गैप है? स्मॉल डी। प्लेट ए और बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? स्मॉल डी हो गया। दिख रहा है सभी को? इसके बाद क्या करते हैं हम? प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और प्लेट बी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और इसके इस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस पॉजिटिव को हटाना है क्योंकि कैपेसिटी को बढ़ाना है। प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि इस चार्ज को आपको ग्राउंडेड करना होगा। अर्थ करने से क्या होता है? इनके बीच का पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटी इंक्रीज। C = Q / B। तो यदि B घटेगा तो C बढ़ेगा। तो आपको इसे ग्राउंड करना जरूरी है, नेसेसरी है। अब यदि इसके प्लेट के बीच में मैं क्या रख दूं? मैं मान लेता हूं कि मैंने एयर रखा है। सबसे पहले मैं मानता हूं कि पूरी प्लेट के बीच में एयर है, मतलब ऐसे प्लेट रख दिया है, एयर ऑलरेडी है ना? प्लेट के बीच में क्या है? एयर रख दिया हमने। तो पूरी प्लेट के बीच में अभी एयर के लिए हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक डायग्राम बना ले। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। पढ़ा है ऐसा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, ऐसे जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब प्लेट ए से निकलकर प्लेट बी पर जाएगी। आपको याद होगा जब आपने एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो यहाँ पे आपने फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बनाया था। क्या याद है आपको कि नहीं याद है? ऐसे ऐसे बनाया था फील्ड लाइंस। तो यहाँ तो सीधा चली जाएगी, जो कॉर्नर पे होगी वो कुछ कर्व बनाएंगे। मतलब यहाँ से ये ऐसे जाएंगी, कुछ ऊपर तक जाएंगी, मतलब स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा ऊपर से जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से गई। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो इस लाइन पे है, तो फील्ड लाइन थोड़ा ऊपर जाके फिर मुड़ेगी, क्योंकि इनको इंफिनिटी तक जाना है, ऐसे जाना है। लेकिन ऐसे जाने वाली फील्ड लाइन ऐसे मुड़ जाएगी। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ तो सीधा जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी जा रही होंगी। तो उस लाइन को क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कर्व टाइप का बन जाएगा। एंड पे कर्व टाइप का क्यों बनेगा? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब ये पॉजिटिव फील्ड लाइन तो चारों तरफ निकलती है ना, तो जो फील्ड लाइन यहाँ निकल रही होगी उसको ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? खींचेगा। जब खींचेगा तो ये इधर मुड़ना चालू होगी और कर्व बनाएगी। ऐसे यहाँ से पॉजिटिव से जो फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होगी उसको ये क्या करेगी? अपनी ओर खींच लेगी, है ना? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इस एंड लाइन पे आपने कर्व क्यों बनाया। क्वेश्चन ये है कि एंड पे आपने कर्व क्यों बनाया और बीच में सीधा स्ट्रेट बना दिया। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे सीधा चली जाती है। एक पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड लाइन ऐसे निकालेगा कि नहीं? किसको पता है? और यदि आपने एक नेगेटिव रख दिया यहाँ, तो ये वाली लाइन सीधा यहाँ चली जाएगी। लेकिन ये जो जा रही है तो ये तो अब इधर नहीं जाएगी, इस पे फोर्स ये लगाएगा, तो ये ऐसे मुड़ना प्रारंभ कर देगी।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो यहाँ से निकल रही है वो इधर खिंच जाएगी, इसलिए इंट पे क्या बना लेगी, ये कर्व बना लेगी। बनाते समय ध्यान रखना है क्यों कर्व बना लेगी, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख के समझ लेना है, ठीक है? तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइन है, फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? समझ में आया क्या? कर्व क्यों बना, क्लियर है? ग्राउंड क्यों किया? पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने के लिए ग्राउंड करना पड़ता है इधर के चार्ज को। यदि ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल को बढ़ा देगा, जिससे नेट पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा और कैपेसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, जो हमारे लिए लॉस है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट करिए। इसके बाद अब यहाँ पे जो फील्ड लाइन दिख रही है, फील्ड लाइन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है बिटवीन प्लेट। क्या आपने निकाला था? निकाला है लेकिन याद ही नहीं, अच्छा लगता है, हमने कभी पढ़ा नहीं। गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। एक सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला है। और यहाँ दो सीट हैं, कितनी सीट हैं? दो सीट, सीट ए और बी। और आपको याद होगा एक एग्जांपल के साथ मैंने समझाया था, यदि सीट ए को प्लस चार्ज और सीट बी को माइनस चार्ज दिया जाए तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? पी क्यू आर रीजन मैंने लिया था, पी बाहर आर बाहर और क्यू उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वो एग्जांपल कहाँ है? खोलो सभी लोग, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन सीट लिखेंगे। चेक करिए गॉस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन और उसके बाद उसका एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट मिला क्या क्यू रीजन पे कितना निकाला था? E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या निकाला था? पहले देखो कॉपी में कहाँ लिखा है, कॉपी में ढूंढो जल्दी, सब लोग ढूंढो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कहाँ है। नहीं मिला होगा छोड़ दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट कितना है? एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम बीच में निकालते हैं तो इसका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है हमारा? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमने लिखा था सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्या लिखा था? क्यू बाई ए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। एरिया किसके? इस सीट की एरिया। ए क्या है? एरिया ऑफ सीट। चार्ज क्या है? चार्ज गिवन टू द सीट। इस सीट का कितना चार्ज और इस सीट की एरिया कितनी और इसी सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा की यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सब बता चुका हूँ, यदि आपको समय हो तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा? E इक्वल टू क्यू की जगह क्या रख देंगे? सिग्मा की जगह क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट ए। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद इफ V is the potential difference
between two parallel plate capacitor, two parallel plate capacitor. If the electric between them, then the electric field between them. क्या लिख दिया मैंने? यदि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B हो, तब इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ने की ज्यादा जरूर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब आपने ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे बैटरी हम बनाते हैं ना, तो एक में प्लस एक में माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जहां भी प्लस माइनस होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या क्या दो चीजें हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का गैप। गैप मतलब डिस्टेंस। तो हमें पता है इनका रिलेशन। If V is the potential difference between two parallel plate capacitor, then the electric field between them. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितना लिखते हैं इनके बीच का? E इक्वल टू, आपको याद है रिलेशन, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। dr क्या होता था? R डिस्टेंस होती थी, B पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड में मैंने बताया था P बाई D लिखना, क्या मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं लिखना। तो इक्वल टू क्या लिखूंगा? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे? B इक्वल टू B बाई इनके बीच का गैप कितना है? D। तो B बाई D। हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए? V चाहिए। कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। C इक्वल टू Q बाई B। C इक्वल टू Q बाई B। क्या चाहिए? V चाहिए। तो V आपको यहाँ से मिल जाएगा, E इक्वल टू B बाई D। तो B इक्वल टू कितना? B इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? V इक्वल टू ED। B इक्वल टू ED। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, E की वैल्यू कितना है? तो B इक्वल टू E की वैल्यू है Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका क्या मिल गया? ये क्या मिल गया? पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। और कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो चाहिए वो मिला कि नहीं मिला? पहले आपको ये जानना है कि चाहिए क्या। यदि यही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। प्यास लगी है तो पानी चाहिए, अब पता ही नहीं कि पानी चाहिए कि नहीं, प्यास कैसे मिटेगी? खाना खाने से। अब पता चला प्यास लगी है, खाना खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, तो लड्डू खाओगे तो ना प्यास बढ़ेगी। तो B इक्वल टू Q D बाई स्मॉल एप्सिलॉन नॉट A। समझ में आया क्या ये? अभी हमने यहाँ पे क्या रखा है? एयर। ये जो प्लेट के बीच में एयर है, यदि प्लेट के बीच में डायरेक्टरी मीडियम होता तो ये एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस होता। जब भी एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करेंगे तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट रहेगा वहां के एप्सिलॉन नॉट। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया था। क्लियर है? तो अब द कैपेसिटेंस, अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर
The capacitance of a capacitor between two parallel plate, two parallel plate। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला किसी को याद है? C इक्वल टू Q बाई B। तो Q बाई B, D हमने निकाला अभी, कितना निकाला? Q D बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो ये Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। So what is the formula? Epsilon naught A by D is the expression of capacity of a capacitance, capacitance of a capacitor between two parallel plates when air filled between them। जब उनके बीच में एयर फील्ड है तब का एक्सप्रेशन आपके सामने C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी, जिन्हें ना याद हो याद कर लें। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिसकी वैल्यू हम सबको याद है 8.854 10 टू पावर -12। यूनिट बताओ। हाँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं चैप्टर फर्स्ट में बता चुका हूँ, नहीं याद है तो याद कर लीजिए यदि आपको लगे तो। ए क्या है? एरिया ऑफ सीट। सीट की एरिया क्या है? एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट। ये जो सीट है ना, ध्यान से देखिए, ये सीट, ये इसकी एरिया होगी, ये एरिया। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि दोनों सीट की एरिया सेम होगी। ये एक्सप्रेशन जब हम करेंगे तो दोनों सीट की एरिया क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। यदि सीट की एरिया आप चेंज कर देंगे तो कैपेसिटी आपकी बदलती रहेगी। कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की, वो एरिया पे निर्भर करती है। यदि एरिया आपने बदल दिया तो ये चेंज होता रहेगा, और जो कैपेसिटेंस उसमें स्टोर हो रहा है वो स्टोर होगा लेकिन तुरंत खत्म हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि स्टोर हो और खत्म हो जाए? आप चाहते हो कि स्टोर होके ज्यादा से ज्यादा समय तक उसमें रहे एनर्जी। एनर्जी जितना ज्यादा से ज्यादा समय तक रहेगी आप उतना ज्यादा उसको यूज कर पाओगे। तो ऐसा करने के लिए हमें दोनों सीट की एरिया सेम रखना पड़ेगा। एरिया दोनों की सेम है, जितना चार्ज इसको देंगे उतना ही चार्ज इसमें इंड्यूस होगा, मतलब दोनों सीट का चार्ज भी सेम होगा और दोनों सीट की चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी। मतलब सारी चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की जुड़ जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें इनके बीच का निकाल लेना है। तो C इक्वल टू Q बाई B से B इक्वल टू ED लगा दिया, पोटेंशियल आ गया और यहाँ पे C आ गया। A हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ C। D है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू C। दोनों सीट के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। याद रहेगा? क्लियर है? अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सीट के बीच में पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है तो कैपेसिटेंस कितना होगा? यदि मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर फुली फिल्ड बिटवीन देम। अभी पूरे प्लेट के बीच में एयर है, पूरे में एयर है कि कहीं कम एयर है? अभी दोनों प्लेट के बीच में पूरा एयर है,
ऐसा तो नहीं कि कुछ जगह पे एयर है कुछ जगह पे कुछ अलग है। अभी जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, याद रखिए। अब ये दोनों प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे रख दे, पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दे, तब क्या होगा, एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, किसी को याद है, किसी को याद है, कोई बता दो। एयर की जगह जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखोगे तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, यदि एयर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है ना। तो जब यहाँ मीडियम आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये आपको कई बार बता चुका हूं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे when dielectric medium filled between two parallel plate of a capacitor, then the capacitance क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, फार्मूला देखिए, जहां एप्सिलॉन नॉट है किससे रिप्लेस हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट से, बाकी एज इट इज रहेगा। जहां एप्सिलॉन नॉट है वो किससे रिप्लेस होगा, के एप्सिलॉन नॉट से। यदि एयर की जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो हमेशा याद रखिए एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाई के एप्सिलॉन नॉट। ऑलवेज याद रखना है इतना कि यदि कोई आपसे कह दे कि प्लेट के बीच में एयर है, उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो यदि उसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें पूरा, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो आपको बता देना है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओनली वन रिप्लेसमेंट इज देयर, एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाई के एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज, स्नेहा बताएगी, के क्या है बेटा, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बैठ जाइए, बहुत अच्छा, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यदि यही एक्सप्रेशन एयर के लिए हो जाए, पूरा एयर हो जाए, तो के की जगह 1 रख देंगे तो वही मिल जाएगा। अब यदि मान लो के की जगह पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह मेटल शीट रख दें, क्या रख दें, मेटल की शीट रख दें, तब क्या होगा, तो मेटल शीट के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। होगा क्या, यदि मेटल शीट रख देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जा रही है वो यहीं पे खत्म हो जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी कंडक्टर के अंदर 0 हो जाती है। तो यदि मेटल शीट रखेंगे तो कंडक्टर है, उसके अंदर फील्ड लाइंस क्या होगी, 0 हो जाएंगी, मतलब यहाँ से जाएंगे 0 हो जाएंगे, अंदर फील्ड लाइन ही नहीं रहेगी, फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या हो जाएगा, प्लेट के बीच में 0, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो B इक्वल टू ED, तो B भी 0 हो जाएगा, मतलब C नॉट डिफाइन हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ से भी इनफाइनाइट आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। क्लियर है सभी को। इसलिए हम पैरेलल प्लेट के बीच में
एक मेटल की शीट नहीं रह सकते। क्या रखेंगे? हमेशा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे। क्या रखेंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे या पूरा एयर रखेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? किसी को डाउट? एक प्रॉब्लम करेंगे सभी लोग। द एरिया ऑफ ईच प्लेट of capacitor is 1 meter square। एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया and distance between them and distance between them is 1 millimeter। 1 millimeter। Calculate the capacitance। Calculate the capacitance of a capacitor। तो क्वेश्चन बोला हुआ, इसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। किसी को समझ में आया क्वेश्चन? बात मत करिए पीछे, क्वेश्चन पे फोकस करिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए सभी लोग वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले गिवन क्या है? यहाँ पे एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, एसआई में दिया है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दिया है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे। किसी को याद है? 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब फार्मूला क्या है कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। किसकी वैल्यू नहीं याद है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 10⁻12। एरिया 1। डी कितना है? 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो +3, -12 में +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8.854 इंटू 10⁻⁹ फैरड। क्या हो जाएगा? -9 फैरड। या इसको 8.854 नैनो फैरड भी लिख सकते हैं। नैनो फैरड या 10⁻⁹ फैरड। क्लियर है? समझ में आया क्या? एक और सॉल्व करिए जल्दी। The area of each plate of capacitor 4 meter square and the distance between them is 8 millimeter। Calculate the capacitance of a capacitor। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 2 ट्राई करिए सभी लोग। तो एरिया कितना दिया है? 4 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस दे दिया 8 मिलीमीटर। 8 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। इसको 4 2 जा कट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, है ना? बाकी सेम रहेगा तो कट कर दीजिए 2 से। 4.427 इंटू 10⁻⁹ फैरड। तो ये आंसर हो जाएगा।
या तो 4.427 नैनो फैराड। बहुत सिंपल है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है ना। थैंक यू।